हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए क्लास 10th का साइंस का जो चैप्टर 1 है उसे लेकर आया हूँ, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। पूरे चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं या फिर प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आ चुके हैं उन सभी को इन्हें नोट्स के फॉर्म में पॉइंट टू पॉइंट कन्वर्ट कर लिया गया है, जैसे कि आप इन्हें देख सकते हो। और यह वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स को बेनिफिट पहुंचाएगी जो 100% मार्क्स लाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि एक ही वीडियो में उनका पूरा चैप्टर कवर हो जाए, बार बार 10 जगह उनको देखने की आवश्यकता ना हो। क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने हर टॉपिक को इंक्लूड किया है, चाहे वो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन हो, नॉर्मल क्वेश्चन हो, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हो। हर तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं उन सभी को पॉइंट टू पॉइंट नोट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है। इन नोट्स को बहुत सारी अलग अलग ऑथेंटिक बुक्स की हेल्प से तैयार किया गया है, जो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाला हूं। वहीं अगर आप यह पूरा वीडियो देखते हो तो मैं आपसे प्रॉमिस कर सकता हूं कि इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो अगर आप इस पूरे चैप्टर को पॉइंट टू पॉइंट नोट्स की फॉर्म में पढ़ना चाहते हो तो बिलीव मानिए आपके भी 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ सकते हैं। और इन्हीं नोट्स की हेल्प से मार्क्स लाना आपके लिए बिल्कुल इजी होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरा चैप्टर पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन नोट्स को इस वीडियो के माध्यम से। तो इस चैप्टर में सबसे पहले अपन देखेंगे चेंज इन मैटर, यानी कि जो मैटर होते हैं वो किस किस स्टेट में चेंज हो सकते हैं। एक तो होता है फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज। तो समझिए फिजिकल चेंज क्या है। जैसे ये आपकी कोई आइस है, कौन है ये? आइस है। ये कन्वर्ट हो रही है किसमें? वाटर में। ओके, अगर आप इसकी कुछ कंडीशन चेंज कर दो तो वाटर वापस कन्वर्ट किस में हो सकता है? आइस में। तो ये किस टाइप का चेंज हुआ? ये एक फिजिकल चेंज होगा। तभी तो डेफिनेशन का है कि द इसेंस रिमेन्स द सेम इवन दो द अपीयरेंस ऑफ द मैटर चेंज। अगर आप उसकी जो कंडीशन लगाते हो उसको रिमूव कर दोगे तो वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। जैसे ये कोई बिस्किट है मान लीजिए, इसके आपने क्या कर दिए? अलग अलग ब्रेक डाउन करके टुकड़े बना दिए। क्या आपने ये जो बिस्किट था इसके टुकड़े बनाए और ये जो बिस्किट है क्या दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग है, सेम है? तो आप कहोगे प्रॉपर्टी तो सेम है, तो इसका मतलब ये फिजिकल चेंज होगा। सेम ऐसे ही ये लकड़ी है, इसको अपन ने किसी एक्स से, किसी कुल्हाड़ी के थ्रू क्या कर दिया? कट आउट कर दिया। तो कट आउट करने से जो इसके छोटे छोटे टुकड़े बनेंगे, क्या उनकी प्रॉपर्टी और इस कंप्लीट लकड़ी की प्रॉपर्टी सेम है या अलग अलग है? तो ऐसे में इनकी प्रॉपर्टी भी क्या है? सेम है। तो यानी कि नई फॉर्म तो आती है, लेकिन प्रॉपर्टीज जो होते हैं, उनके गुण धर्म जो होते हैं वो पुराने वाले के साथ ही शो करते हैं, तो उसे कहा जाता है फिजिकल चेंज। वही है अगला केमिकल चेंज। एटम्स एंड मॉलिक्यूल दैट मेक अप टू कोर ऑफ मैटर अंडरगोज ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि एटम और मॉलिक्यूल जब उनको कोई स्पेशल कंडीशन दी जाती है तो वो एक नया सब्सटेंस तो प्रिपेयर करते ही करते हैं, उसके साथ साथ उनकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है। जैसे ये लकड़ी है, लकड़ी को मान लिया मैंने कार्बन है, ओके, इसको अपन ने क्या किया? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर दिया, यानी कि जला दिया। तो ये क्या बनेगा? ऐसे में जो इसकी एस बनी, यानी कि जो जल जाएगी वो हो जाएगा CO2 गैस के साथ। तो क्या हमारा जो पहले कार्बन था और ये बाद में जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है, क्या दोनों की प्रॉपर्टी सेम है? आप कहोगे नहीं है, तो यानी कि ये केमिकल चेंज है। सेम ऐसे ही पहले कोई मिल्क मान लीजिए, उसको आपने कर्ड में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या कर्ड की और मिल्क की प्रॉपर्टी सेम है? बिल्कुल नहीं है। तो जब फिजिकली प्रॉपर्टी अपने को हो सकता है सेम दिखे, बट जब केमिकल प्रॉपर्टी सेम ना हो तो उसे केमिकल चेंज कहा जाता है। जैसे यहाँ पर जो लकड़ी थी, आपने उसको कट किया, तो कट करने से जो नई लकड़ियां बनी, क्या उनकी प्रॉपर्टीज और जो पहली लकड़ी थी उनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं है? बिल्कुल सेम है ना। तो इसलिए इसको क्या बोला हमने? इसको फिजिकल चेंज कहा था। बट वहीं पर अगर हम इन लकड़ियों को बर्न कर दें, जला दें, तो अब जो लकड़ियों से ऐश बनेगी, क्या उसकी प्रॉपर्टी इन लकड़ियों के साथ सिमिलरिटी शो करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। इसलिए लकड़ियों का जलाना एक केमिकल चेंज है, जबकि लकड़ी का कट करना एक फिजिकल चेंज है। ओके, नाउ चलते हैं अगले पेज पर। तो आपको जैसे पता ही है कि हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था उसका नेम क्या था? केमिकल रिएक्शन। लेकिन हमें पहले ये पता होना चाहिए कि केमिकल और फिजिकल में क्या चेंज होता है, तो मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। तो यहां से स्टार्ट होता है आपका मेन जो चैप्टर है, फर्स्ट केमिकल रिएक्शन। एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन को डिफाइन कीजिए, ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं। तो जैसे द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो मैंने आपको बताया था ना कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें नया सब्सटेंस तो बने ही बने, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज भी पहले वाले से क्या हो? अलग हो, डिफरेंट हो।
और हो सकता है उस टाइम पे वन या मोर सब्सटेंस बने, तो ऐसे में उसे केमिकल रिएक्शन कहा जाएगा। तो केमिकल रिएक्शन पे क्या होता है, नया सब्सटेंस बनना चाहिए और साथ ही साथ जो नया सब्सटेंस होगा उसकी प्रॉपर्टीज भी पहले वाले से अलग होनी चाहिए, तब उसे क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन। इसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं जो हमारी एनसीईआरटी बुक के अंदर ही गिवन थे। क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, यानी कि दूध जो होता है आपका, मिल्क जो होता है, इससे अपन कर्ड बनाते हैं। तो पहले जो मिल्क है इसकी प्रॉपर्टीज और जो बाद में आपने कर्ड प्रिपेयर कर लिया इसकी प्रॉपर्टीज क्या सेम है? आप कहोगे बिल्कुल सेम नहीं है। तो यानी कि किसका एग्जांपल होगा, ये केमिकल रिएक्शन का होगा। और ये चेंज कैसा है, ये केमिकल चेंज है। अगला जो एग्जांपल है, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो सेम यहाँ पर कोई सिंपल एक आयरन नेल थी और जब हमने इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या वाटर की प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में रखा, तो इसका कलर धीरे धीरे क्या हो जाता है, ब्राउन हो जाता है रस्टिंग की वजह से। तो ये रस्टिंग ऑफ आयरन है, ये भी क्या है कि केमिकल रिएक्शन का ही एग्जांपल है। ओके, नाउ अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला एग्जांपल है डाइजेशन ऑफ फूड, यानी कि जो हम खाना खाते हैं और जब वो डाइजेस्ट हो जाता है, क्या उन दोनों से जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेम है? बिल्कुल सेम नहीं होंगी। तो डाइजेशन ऑफ फूड भी क्या है, हमारा केमिकल चेंज का ही एग्जांपल है और केमिकल रिएक्शन हुई है ये। ओके, इसी तरीके से रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन यानी कि जो हम श्वसन प्रक्रिया करते हैं, तो हम जब अंदर अपने गैस लेते हैं, कौन सी लेते हैं, ऑक्सीजन गैस को, और रिमूव कौन सी को करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को। क्या ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड की दोनों की प्रॉपर्टी सेम है? तो आप कहोगे बिल्कुल सेम नहीं है। तो यानी कि रेस्पिरेशन भी एक केमिकल रिएक्शन ही है। इसी तरीके से आपके बुक के अंदर एक मैग्नीशियम रिबन की एक्टिविटी दी हुई है, तो एक बार मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूं, बाद में एक्सप्लेन भी करेंगे इसे। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, यानी कि अगर आपने मैग्नीशियम रिबन को बर्न करोगे तो वो भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन का ही एग्जांपल है। जैसे कि मैग्नीशियम और उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया, तो ये क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इन दोनों के कंपैरिजन में न्यू प्रॉपर्टीज शो करेगा। इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज होती है वो नहीं करेगा, उसके अलावा नई प्रॉपर्टीज शो करेगा। इसलिए बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम भी किसका एग्जांपल होगा, ये भी आपका केमिकल रिएक्शन का ही एग्जांपल होगा। नाउ चलते हैं अगले पेज अब यहाँ हमें समझने की जरूरत है कि केमिकल रिएक्शन कभी भी होगी तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं, कि साइंस किस आधार पे मानती है कि केमिकल रिएक्शन हुई या नहीं हुई है। तो सबसे पहले चेंज इन स्टेट, यानी कि जो भी केमिकल रिएक्शन होगी उसकी स्टेट चेंज होती है। उसके बाद में चेंज इन कलर, साथ ही साथ वहां पर उसका कलर भी कुछ ना कुछ फीका पड़ जाएगा या ज्यादा डार्क हो जाएगा, कुछ ना कुछ उसका कलर जरूर चेंज होगा। उसके अलावा चेंज इन टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर कम भी हो सकता है और ज्यादा भी। और इवोल्यूशन ऑफ गैस, और उस दौरान पे गैस का इवोल्यूशन भी होता है। अगर ये चार कंडीशन कहीं पर हो रही हैं तो हमारी साइंस उस रिएक्शन को केमिकल रिएक्शन मानती है। तो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि राइट द कंडीशन फॉर केमिकल रिएक्शन, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को होने के लिए किन किन कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो उस दौरान अगर आप ये डायरेक्ट आंसर लिखोगे तो आपका बिल्कुल सही माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट होता है अपना रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट। तो इसको आप समझिए कि जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना कि मैग्नीशियम को आपने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या कर दिया, बर्न कर दिया, तो अपना क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, तो यहां समझने की बात यह है कि हमने किस किस को रिएक्ट करवाया, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया। तो जिन चीजों को अपन लेते हैं उन्हें कहा जाता है रिएक्टेंट, और जो हमें एक नया सब्सटेंस मिल जाता है जिसकी प्रॉपर्टीज पहले वालों से अलग होती है तो उसे कहा जाता है प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं उसे, प्रोडक्ट। ऐसा ध्यान ना रहे तो आप सिंपल याद रख ले लिया करो कि ये जो आपका एरो होता है इसकी टेल साइड में, यानी कि इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो हमें रिएक्शन के लिए एलिमेंट्स, एटम्स दिए होते हैं उन्हें कहा जाता है रिएक्टेंट। क्या कहा जाता है, रिएक्टेंट्स। जबकि इस एरो के हेड जहां पर होता है, ये वाला जो हेड है, इसके फ्रंट में जो भी होगा उन्हें कहा जाएगा प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट क्या होता है, जो अपना एरो है उसके लेफ्ट हैंड साइड की जितने भी एलिमेंट्स लेते हैं उन्हें रिएक्टेंट्स कहते हैं, और फ्रंट में जो होता है उन्हें प्रोडक्ट कहा जाता है। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, या फिर डिफाइन द रिएक्टेंट्स, डिफाइन द प्रोडक्ट्स, इस टाइप से बोल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने टेबल के थ्रू आपको डिफरेंस बताने की कोशिश की है, जैसे कि द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। मतलब वो सब्सटेंस जो क्या करते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, है ना, तो उसे कहा जाता है रिएक्टेंट। जैसे कि आप समझ सकते हो कि ये Na प्लस Cl2 इक्वल टू NaCl को रिएक्शन है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सोडियम ने और क्लोरीन ने पार्टिसिपेट किया है। इसका मतलब ये दोनों क्या कहलाएंगे, इसका मतलब ये रिएक्टेंट्स कहलाएंगे। वहीं मैंने आपको कहा था ऐसे ध्यान नहीं रहता हो तो आप देख सकते हो जो बीच में एरो दिया जाता है, इस एरो की टेल यहाँ पर है, और टेल के लेफ्ट हैंड साइड में जितना कुछ होता है उसे क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स। मैंने लिखा भी यहाँ पर, इन दिस रिएक्शन
सोडियम एंड क्लोरीन आर रिएक्टेंट्स। ये दोनों क्या है? ये दोनों के दोनों रिएक्टेंट्स हैं। वही प्रोडक्ट क्या है? द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो नया सब्सटेंस बनता है, यानी कि देखिए यहां पर ये हाइड्रोजन था, ये ऑक्सीजन था, और इन दोनों की कॉम्बिनेशन से वाटर बना यानी H2O बना। तो ये जो नया सब्सटेंस बनेगा इसी को क्या कहेंगे? इसको प्रोडक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रोडक्ट। और मैंने वैसे आपको हिंट के तौर पे बताया था कि ये जैसे एरो है, इसके हेड की साइड में यानी इसके राइट हैंड साइड में कौन है? इसके राइट हैंड में H2O है, तो इसे प्रोडक्ट कहा जाता है। इन दिस रिएक्शन H2 इज ए प्रोडक्ट। ओके, तो इस तरीके से अपन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ध्यान रख लेना, जो एरो होता है उसके टेल साइड में जितने भी एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें रिएक्टेंट्स कहेंगे। और हेड के फ्रंट में जितना कुछ होगा, राइट हैंड में जितना कुछ होगा, उसे अपन प्रोडक्ट कहेंगे। अगर आप ये आइडेंटिफाई कर लेते हो तो आगे का चैप्टर आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा। नाउ अगले पेज की तरफ चलते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक अपन आता है कि रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन, कि हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को किस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें कहा गया है कि वेज ए रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन। तो एक तो होता है वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में और एक होता है केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में। जैसे कि कोई रिएक्शन ले ली मैंने, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड जो है इनको रिएक्ट कराएं तो यहां से जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन एटम बन जाते हैं। तो यानी आप समझ सकते हो कि ये जो आपका एरो है इसकी टेल यहां पर है और हेड यहां पर। ओके, तो यहां पर अगर टेल की लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो जिंक है और सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों अपने क्या हो गए? रिएक्टेंट। और इसके हेड के राइट हैंड में जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन, ये दोनों क्या रहेंगे? ये अपने दोनों रहेंगे प्रोडक्ट। ये बात मैं आपको बता चुका हूं। वहीं पर अगर इस वर्ड इक्वेशन को अपन केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, यानी इसको जब सिंबल की फॉर्म में लिखा जाता है तो उसे केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। जैसे जिंक है तो इसके एटम एलिमेंट्स जो थे उनके सिंबल आपने सीखा था ना कि जिंक का क्या होता है? Zn। वहीं सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4, क्या होता है? H2SO4। और जहां पर जिंक सल्फेट का फॉर्मूला हो गया ZnSO4 और हाइड्रोजन वो H2 लिखा गया है ना। तो आप समझ सकते हो कि किसी भी वर्ड इक्वेशन को जब सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो केमिकल इक्वेशन होती है। ओके, ध्यान रखना, साइंस जो है अपनी केमिकल इक्वेशन को ही यूज में लेती है, वर्ड इक्वेशन को नहीं यूज में लेती, क्योंकि इसकी कुछ खामियां हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर जिंक दे रखा है तो अपने Zn लिखा, यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड था, लेकिन हमें यहाँ से देखो H2SO4 पढ़ने को मिल रहा है, जिससे पता लग रहा है कि इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम है, सल्फर के हैं 1 एटम और वहीं ऑक्सीजन के 4 एटम है ना। जबकि हमें यहाँ से कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। और साथ साथ में ये भी पता लग जाता है कि ये लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन लॉ को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। और ये तो हमें पता लग ही जाता है कि इधर वालों को रिएक्टेंट कहा जाता है और इसके फ्रंट में जो हेड होता है, हेड के राइट हैंड वाली साइड को प्रोडक्ट कहा जाता है। तो यानी कि रिप्रेजेंटिंग एक केमिकल रिएक्शन जो होती है उसे सिंबल की फॉर्म में जब रिप्रेजेंट किया जाता है उसे केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। ओके, नाउ मूव करते हैं अगले पेज की तरफ। तो अभी अपन ने देखा कि जो केमिकल इक्वेशंस होती हैं उन्हें जब सिंबल्स की फॉर्म में लिखा जाता है तो केमिकल इक्वेशन कहते हैं, और जब वर्ड्स की फॉर्म में लिखते हैं तो वर्ड इक्वेशन कहा जाता है। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि साइंस जो है आपकी वर्ड फॉर्म को यूज में कम लेती है। ज्यादातर हम जब 11th-12th में आगे केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो वहां पर हमें किस फॉर्म में पढ़ना पड़ेगा? केमिकल इक्वेशन फॉर्म में। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि डिफाइन केमिकल इक्वेशन, तो उसके लिए आप क्या बताओगे कि ए केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक, मैंने बोला था ना कि सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, कि किसी केमिकल रिएक्शन को जब हम क्या करें? सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला, और साथ ही साथ फॉर्मूले की फॉर्म में भी मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट, और साथ साथ में वहां पर उसकी फिजिकल स्टेट भी बता दें तो उसे केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। आप बस सोच रहे होगे कि फिजिकल स्टेट क्या होती है। जैसे मैग्नीशियम है, इसके बगल में देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एस, और वो भी ब्रैकेट के अंदर। इट मीन्स जो मैग्नीशियम है ये सॉलिड फॉर्म में है। कैसी फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में। तो ये सॉलिड ही इसकी फिजिकल स्टेट है। ओके, ऐसे ही ये ऑक्सीजन था, इसके आगे जी लिखा है, यानी कि गैसीय स्टेट में है। ओके, यानी कि ऑक्सीजन जो वो आपकी गैस फॉर्म में है। तो जब अपन किसी केमिकल इक्वेशन को सिंबल की फॉर्म में लिखें, साथ में फॉर्मूले की फॉर्म में लिखें, जैसे MgO, ये क्या है? ये एक फॉर्मूला है ना, और साथ साथ में उसकी फिजिकल स्टेट भी इंडिकेट कर दें, तो इस टाइप के रिप्रेजेंटेशन को अपन क्या कहेंगे? केमिकल इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पर केमिकल इक्वेशन जब अपन पढ़ लेंगे तो हमें पता आगे ये भी चलेगा कि केमिकल इक्वेशन के कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे कि मैंने आगे आपको बताया है कि कैटेगरी ऑफ केमिकल इक्वेशंस, कि केमिकल इक्वेशन की कौन कौन सी कैटेगरी है। तो यहाँ पर इसकी 2 कैटेगरीज हैं क्लास 10th के अकॉर्डिंग। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एक तो,
और एक क्या है आपकी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यानी कि एक तो वो इक्वेशन जो बैलेंस हो और एक वो इक्वेशन जो बैलेंस ना हो। अनबैलेंस को आप स्केलेटल इक्वेशन भी कह सकते हो। आपकी बुक के अकॉर्डिंग दे रखा आपके एनसीईआरटी के अंदर। आप समझिए कि बैलेंस और अनबैलेंस में क्या डिफरेंस होता है। जैसे समझो, ये जो आपका एरो था, है ना, ये जो आपका एरो था जो इक्वल बताता है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में अपनी जो ये चीजें होती हैं इनको क्या बोलते हैं, इनको अपन बोलते हैं रिएक्टेंट, और इधर वालों को क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं प्रोडक्ट। तो ये बैलेंस का मतलब यहाँ पर ये बताना चाहेगा कि यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम कितना है, तो मैंने यहाँ पर मैग्नीशियम के आगे लगा रखा है 2, क्या लगा रखा है 2, और इधर देखिए मैग्नीशियम कितना है, इसका मतलब यहाँ पर भी इस 2 को रीड किया जाएगा। तो मैग्नीशियम क्या है, दोनों तरफ 2 है, दोनों तरफ ही क्या है 2 है। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर, ऑक्सीजन का मतलब यहाँ पर इसके पैरों में 2 है, यानी कि ऑक्सीजन है वो भी अपना 2 है। इधर ये जो 2 है ये मैग्नीशियम के लिए भी है और ये ऑक्सीजन के लिए भी है, तो यानी ऑक्सीजन इधर भी कितना है 2 है। तो जब अपना क्या होता है, रिएक्टेंट के साइड में जो एटम्स हैं वही अपना प्रोडक्ट साइड में इक्वल हो तो उसे अपन कहते हैं बैलेंस इक्वेशन। क्या बोलते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जबकि अगर इक्वल ना हो तो उसे अनबैलेंस कहा जाता है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफाइन बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तब आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो, ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन अकर्स व्हेन द नंबर ऑफ एटम, क्या बोला है, नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व इन द रिएक्टेंट। यानी कि जैसे अपनी ये रिएक्शन थी ना, इसके इस साइड में जो पार्ट्स थे इसको रिएक्टेंट कहा जाता है, और इसके अंदर जो नंबर ऑफ एटम, जैसे मैग्नीशियम का 2 एटम ले रखा है, ऑक्सीजन के 2 ले रखे हैं, वो इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम इन द प्रोडक्ट साइड, हमारे प्रोडक्ट साइड वाले एलिमेंट के इक्वल हो तो उसे बैलेंस इक्वेशन कहा जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर एक अलग एग्जांपल उठाया आपके एनसीईआरटी से ही, क्या है, जैसे सोडियम है, तो आप देख सकते हो ये जो सोडियम है यहाँ इसके एटम कितने हैं 2, और यहाँ पर जो क्लोरीन है इसके एटम भी कितने हैं 2। क्या हमारे प्रोडक्ट साइड में, यानी ये जो एरो है इसके हेड के फ्रंट में देखें तो कितने हैं, आप देख सकते हो कि ये जो 2 है ये Na कितने बता रहा है, ये Na बता रहा है 2, और यहाँ पर भी कितने हैं 2, है ना, ये भी 2 है। और ऐसे ही Cl कितना है, इधर देखें तो ये भी 2 है ना, और इधर देखें तो ये Cl इसके पैरों में 2 है, यानी कि ये भी 2 है। तो इसका मतलब जब दोनों तरफ ही रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में ये क्या है, एलिमेंट्स इक्वल हैं, देखो कहा भी है ना कि इक्वल होने चाहिए, तो उसे बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। अब अपन देखते हैं अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है या फिर स्केलेटल इक्वेशन क्या होती है। नाउ अगले पेज की तरफ चलते हैं। तो अब है अपनी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जिसको अपन स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी कह सकते हैं। जैसे इसकी डेफिनेशन है कि एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन अकर्स, ये कब अक्कर होती है कि व्हेन द नंबर ऑफ एटम्स किस साइड में इन्वॉल्व इन द रिएक्टेंट। मैंने कहा था ना कि रिएक्टेंट साइड के जब एटम्स जो हैं साइड इज नॉट इक्वल, क्या नहीं होनी चाहिए, इक्वल नहीं हो, तो ऐसे में टू द नंबर ऑफ इन द प्रोडक्ट साइड में जो एटम है उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या फिर स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। जैसे आप समझिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, तो आप कहोगे कि हाइड्रोजन तो सर यहाँ पर 2 है ना, जबकि ये एरो है, इस एरो का ये हेड है, और हेड के इस साइड में जो चीजें होती है उन्हें क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन कितना है, प्रोडक्ट साइड में अपना 2 है, यानी कि हाइड्रोजन तो दोनों साइड इक्वल हैं, यानी कि 2 ही अपने रिएक्टेंट साइड में है और 2 ही अपने प्रोडक्ट साइड में है। लेकिन ऑक्सीजन कितना है, तो आप देख सकते हो कि अपना रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन 1 है, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पर तो ऑक्सीजन 2 है, यानी कि ऑक्सीजन जो है रिएक्टेंट साइड में तो अपना 1 था और वहीं पर प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन कितना था, वो अपना 2 था। क्या दोनों इक्वल हैं, ये 1 और 2 आ रहे हैं, ये इक्वल नहीं है, तो यानी कि ये इक्वेशन है ये क्या नहीं है, ये बैलेंस नहीं है, तो इसे अपन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे, और या फिर इसे स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं कि यानी ये दोनों पार्ट्स अनइक्वल हैं, रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट के इक्वल नहीं है। तो इक्वल कैसे करें, इसको सीखने के लिए हमें आगे कुछ मेथड पढ़ना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल मेथड। ओके, तो हमें ये बैलेंस करने की जरूरत क्यों होती है, ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। तभी मैंने अगला क्वेश्चन लिया है कि व्हाई डू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, कि हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत क्या है। तो यानी कि हमें इसकी जरूरत क्यों है कि केमिकल इक्वेशन नीड टू बी बैलेंस इन ऑर्डर टू स्पेसिफाई, कि एक ऑर्डर में अगर ये बैलेंस रहेगी तो ये सेटिस्फाई करेगी किसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। यानी कि एक लॉ होता है जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था ना कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उस लॉ को ये फॉलो करेगी, जिससे अपन किसी भी केमिकल इक्वेशन की सिचुएशन को देखकर उस इक्वेशन की प्रॉपर्टीज, उसके अंदर कौन कौन है, बैलेंस है या नहीं है, उन सबको अपन क्या कर सकते हैं, इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी कि अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत यही है ताकि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर सके, क्योंकि विच स्टेट दैट केमिकल रिएक्शन मास
कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, यानी कि हमने पढ़ा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो होता है उसके मुताबिक मास को ना ही तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो इसलिए उसको इजीली आइडेंटिफाई कर पाए, इसीलिए हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत होती है। और अब आगे आता है कि इसे बैलेंस कैसे करें, तो आपकी क्लास 10th के अंदर आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर ही हिट एंड ट्रायल मेथड दिया हुआ है, जिसके थ्रू हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। तो हिट एंड ट्रायल मेथड क्या है? द हिट एंड ट्रायल मेथड यूजफुल फॉर बैलेंसिंग सिंपल द केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने में यूजफुल होता है कौन सा मेथड? हिट एंड ट्रायल मेथड। इट्स नॉट रिकमेंडेड फॉर इक्वेशन विद मल्टीपल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये हमें रिकमेंडेड नहीं करेगा किसी भी मल्टीपल रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को बार बार लिखने के लिए। द हिट एंड ट्रायल मेथड इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट इन्फोर्सेस द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्योंकि ये जो हिट एंड ट्रायल मेथड होता है ये इंडिकेट करता है, ये सिग्निफिकेंट करेगा किसी भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को और साथ साथ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को। तो एक्चुअल में हिट एंड ट्रायल मेथड क्या है, इसके लिए मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लिए हैं जिससे आप हिट एंड ट्रायल मेथड की प्रैक्टिस कर सको, बैलेंसिंग सीख सको। तो इसके लिए मूव करते हैं अगले पेज की तरफ। ओके, तो ये हैं जैसे कि आपको यहाँ पर इक्वेशंस दी हुई हैं, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, इन्हें हम बैलेंस करेंगे। ओके, तो आप देख सकते हो कि ये आपका यहाँ पर है एरो, है ना, ये जो इक्वल टू शो करता है। इसके इस साइड में जो होंगे इन्हें कहेंगे प्रोडक्ट। क्या कहेंगे? प्रोडक्ट। ओके, और जो एरो है इसके टेल के इधर जितना कुछ होता है इन्हें कहा जाता है रिएक्टेंट। क्या कहा जाता है? रिएक्टेंट्स। तो यहाँ फर्स्ट में देखिए हमें दिया हुआ है नाइट्रोजन। क्या दिया हुआ है? नाइट्रोजन। और साथ ही साथ दिया हुआ है हाइड्रोजन। दोनों क्या है? एरो जो है इसकी टेल के लेफ्ट एंड में है, यानी कि दोनों अपने रिएक्टेंट हैं। तो नाइट्रोजन इधर कितने हैं? नाइट्रोजन अपने हैं 2, जबकि प्रोडक्ट साइड में नाइट्रोजन कितना है? ओनली 1 है। ओके, तो यहाँ पर इसको करना है बैलेंस। हाइड्रोजन इधर कितने हैं? 2, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 3। तो यानी कि सब कुछ अनबैलेंस सा लग रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने अपनी तरफ से यहां पर लगा दिया 2। क्या लगा दिया? 2। ऐसे में नाइट्रोजन कितना हो गया? तो आप देख सकते हो कि यहां पर प्रोडक्ट साइड में नाइट्रोजन हो गई 2, और इधर भी कितना है? इधर भी नाइट्रोजन अपने 2 है, यानी नाइट्रोजन हो गया बैलेंस। ओके, फिर उसके बाद में हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन इधर कितने हैं? 2, जबकि यहां पर हाइड्रोजन, जब ये आगे वाला 2 होता है ना, इसे कहा जाता है कोफिशिएंट। तो ये कोफिशिएंट वाला 2 इस नाइट्रोजन का भी है और इस हाइड्रोजन का भी है। तो यानी हाइड्रोजन ये जो 2 है इस हाइड्रोजन के इस एटम के साथ जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए ना 3, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यानी 2 3 जा होता है 6। तो यहां पर प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन अपने 6 हैं, जबकि रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन अपने कितने हैं? 2 है। तो 2 को 6 बनाने के लिए क्या किया जाए? 2 3 6 होता है। तो यानी यहां लगा देंगे अपन हाइड्रोजन के आगे 3। यहां अपन ने कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन 2 थे, 2 आ गए। वहीं पर 3 2 जाइए कितना होता है? 3 2 जा होता है 6। ऐसे ही ये आ गया 2 3 जा 6, यानी फर्स्ट इक्वेशन अपनी हो गई बैलेंस। जब ये बैलेंस नहीं थी तो कौन सी थी? तब थी स्केलेटल इक्वेशंस या फिर अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ऐसे ही नेक्स्ट में ये अपना H2O है, यहाँ पर H2 और O2 दिया है। तो ये अपना क्या है? एरो। इस एरो का यहाँ पर हेड, तो हेड के राइट एंड में जो होता है इसे कहेंगे प्रोडक्ट, है ना, और पीछे जो है इनको क्या कहेंगे? इसे टेल के इस साइड में है तो इसे कहेंगे रिएक्टेंट। ओके, तो रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितना है? रिएक्टेंट में हाइड्रोजन तो अपने 2 हैं। यहाँ पर कितने हैं? यहाँ पर भी 2 हैं, यानी हाइड्रोजन तो बैलेंस दिख रहा है। ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन यहाँ तो 1 है, और यहाँ पर अपना ऑक्सीजन कितना है? 2 है। तो ऑक्सीजन अनबैलेंस है। क्यों? यहाँ पर 1 है ना। तो इसे बैलेंस करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर 2 लगा दिया, ताकि ऑक्सीजन यहाँ पर 2 थे और ये वाला 2 इस ऑक्सीजन को जब मिलेगा तो ऑक्सीजन भी 2 हो जाएंगे। तो ऑक्सीजन तो हो गया बैलेंस। लेकिन जब हमें एक चीज को बैलेंस कर लेते हैं, कभी कभी दूसरी चीज अनबैलेंस हो जाती है। जैसे ये 2 है, ये हाइड्रोजन को मिल रहा है और हाइड्रोजन का एक 2 यहाँ पर भी है, तो 2 2 जा क्या होता है? 4, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन आ गए 4, जबकि इधर हाइड्रोजन कितना है? इधर हाइड्रोजन अपने 2 है। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी आपका अनबैलेंस पार्ट हो जाता है उसके लिए जो लगाए जाते हैं वो हमेशा इनके फ्रंट में लगाना होता है। आप यहाँ नीचे किसी के नहीं लगा सकते नंबर, ना ही कभी माइनस कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर लगा दिया 2, यानी कि ये 2 और ये 2 कितना हो गया? 2 2 जा 4। ऐसे ही देख सकते हो 2 2 जा 4, और ये यहाँ पर ऑक्सीजन भी 2 है, तो यानी कि बैलेंस हो गया। सेम ऐसे ही यहाँ मेथेन दे रखा है, मेथेन में कार्बन देखिए, है ना। ये यहाँ पर हमारा एरो है, एरो की टेल यहाँ है, टेल के लेफ्ट एंड में जो होता है उसे रिएक्टेंट कहते हैं, यानी रिएक्टेंट, और हेड के फ्रंट में जो इसे प्रोडक्ट। तो आप देख सकते हो रिएक्टेंट में CH4 यानी मेथेन है और ऑक्सीजन है।
और इधर प्रोडक्ट साइड में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है और साथ ही साथ वाटर मॉलिक्यूल H2O है। तो आप देख सकते हो कार्बन कितना है इधर रिएक्शन साइड में, ओनली 1 है, इधर भी ओनली 1 है, यानी ये तो बैलेंस है। ओके, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन है 4, जबकि इधर हाइड्रोजन कितने हैं, इधर हाइड्रोजन है 2, यानी हाइड्रोजन अनबैलेंस है। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन इधर यानी कि ये 2 है, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन 2 तो ये रहे और एक यहाँ पर है यानी कि ये 3 है। ओके, तो इन्हें बैलेंस करना होगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया, यहां पर लगा दिया 2। क्या लगा दिया, 2। ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो 2 2 जा कितना हो गया 4, जबकि यहां पर ऑलरेडी ही अपने हाइड्रोजन 4 थे, तो यानी हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। और अब देखें किसको, अगर देखें तो यहाँ ऑक्सीजन है वो 2 है, जबकि ऑक्सीजन यहाँ पर 2 तो ये हो गए और ये 2 इसको भी मिलेगा, तो इधर 4 है। तो अपन इस ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, क्योंकि इस साइड में तो 4 आ गए, इस साइड में 2 ही है। तो मैंने कहा था कि इसके फ्रंट में लगा सकते हो कुछ भी, तो 2 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 4 आ जाए, तो यानी कि 2 2 जब 4 होता है, तो मैंने यहां लगा दिया 2 2 जब 4। आप देख सकते हो ऑक्सीजन 4 हो गए, इधर भी 2 ऑक्सीजन तो ये रहे और 2 ऑक्सीजन ये, यानी ये बैलेंस हो गया। कार्बन सिंगल था, सिंगल है, तो ये अपन ने कर ली बैलेंस। नाउ इक्वेशन नंबर 4 जो है, इसमें देखिए यहाँ ये है आपका एरो, इसके हेड की साइड में यानी ये प्रोडक्ट साइड और इसके इधर वाला ये रिएक्टेंट साइड। ओके, यहाँ कार्बन कितने हैं, तो कार्बन आपका सिंगल है, इधर भी कार्बन मोनोऑक्साइड है यानी कार्बन तो सिंगल है। ओके, तो ये तो बैलेंस है। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन अपने 2 है, जबकि इधर ऑक्सीजन 1 तो ये है और 2 ये, यानी कि 3 है। तो अपन को यहाँ पर ऑक्सीजन को क्या करना होगा, बैलेंस। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 2 लगा देता हूँ। तो ऐसे में यहाँ पर जो आपके कार्बन है वो तो 2 हो गए और ऑक्सीजन कितने हो गए, ऑक्सीजन 2 2 जा 4, यानी ये जो 2 था इस 2 के साथ हो गया मल्टीप्लाई, यानी ऑक्सीजन हो गए 4, कार्बन कितने हो गए 2। तो यहाँ पर कार्बन 2 है तो यहाँ ये 2 लगा दीजिए। तो ऐसे में कार्बन फिर बैलेंस हो गया है ना, जो अनबैलेंस हो गया तो वो क्या हो गया, बैलेंस। लेकिन अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 2 2 जा 4, और ये 2 जो है ये ऑक्सीजन का भी है, यानी कि 2 ऑक्सीजन तो ये रहे और 2 ऑक्सीजन ही ये है, तो ये देखिए ये भी बैलेंस हो गया है ना। तो अपन ने अनबैलेंस को बैलेंस कर लिया। अब यहाँ पर अगला जो आपको दिया है CH2O और यहाँ प्लस और ये फिर है H2 और फिर एयर ऑफ CH3OH है। तो यानी कि ये आपका एरो यहाँ है, तो हमें पता लग गया कि इसके इस साइड में जो ये प्रोडक्ट है और इस साइड में जो टेल के इधर होते हैं ये रिएक्टेंट है। तो यहाँ देखिए कार्बन कितने हैं, कार्बन अपना सिंगल है, यहाँ पर भी कार्बन सिंगल है, यानी कि ये बैलेंस है। ओके, फिर हाइड्रोजन यहाँ तो 2 है और प्लस ये 2 है, यानी कि 4 हाइड्रोजन है, और यहाँ पर हाइड्रोजन 3 तो ये है और एक हाइड्रोजन ये, यानी ये भी बैलेंस है। ओके, फिर कौन बचा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है और इधर भी ऑक्सीजन 1 है, यानी ये जो इक्वेशन थी ऑलरेडी बैलेंस थी। ओके, तो इस तरीके से अपन ने इनको क्या करना होगा, बैलेंस। तो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इन इक्वेशंस को आप बैलेंस कीजिए। ओके, तो इस तरीके से आप बैलेंस कर सकते हो। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखने के बाद अपना आता है अगला टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती है। तो आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर केमिकल रिएक्शन को 5 टाइप में क्लासिफाई किया है। जैसे फर्स्ट है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड है डीकंपोजिशन रिएक्शन, थर्ड है डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और अगली रहेगी आपकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जिसे अपन रेडॉक्स रिएक्शन भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर अपने नोट्स में पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसको अपन सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं, जो आपके एनसीईआरटी के अंदर गिवन भी है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डिफाइन कॉम्बिनेशन रिएक्शन विद 2 एग्जांपल 3 एग्जांपल्स, ऐसे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इसे डिफाइन करना आना चाहिए। तो देखिए, ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज ए रिएक्शन, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है वेयर 2 और मोर रिएक्टेंट, जहां पर 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन क्या हो जाते हैं, आपस में कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। लेकिन जो प्रोडक्ट है वो अकेला आना चाहिए, तब उसे आप क्या कहोगे, तब आप उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलोगे। समझिए, जैसे ये आपका क्या था, ये आपका कोई एरो है, इस एरो के हेड साइड में जो होता है यानी XY है, तो इसे क्या कहते हैं, इसे अपन कहते हैं प्रोडक्ट, बताया था ना मैंने अभी। और जबकि ये आपके एरो की टेल है, टेल के इस साइड में जो होते हैं यानी कि लेफ्ट हैंड में, इसे कहते हैं रिएक्टेंट। क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। तो ये रिएक्टेंट कितने हैं यहाँ पर, प्लस के साइन के मुताबिक देखा यानी 2 रिएक्टेंट है, लेकिन प्रोडक्ट क्या है, एक ही है। तो ऐसी कोई रिएक्शन हो, ऐसी कोई केमिकल रिएक्शन हो जहां पर क्या हो, 2 या 2 से ज्यादा तो रिएक्टेंट हो, लेकिन प्रोडक्ट है वो अकेला होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए, तब आप उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहोगे।
इसे और ज्यादा अच्छे समझने के लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं आपकी एनसीईआरटी बुक से ही। जैसे कि एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन में पहला है बर्निंग ऑफ कोल। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था ना कि अगर आप किसी कार्बन को जला देते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होती है, और ये किस टाइप का रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन। लेकिन यहाँ पर यह भी पता लग रहा है कि केमिकल रिएक्शन में भी कौन सी रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्यों, समझिए कि ये आपका कोई एरो है, एरो का हेड यहाँ पर है, हेड के इस साइड में जो होता है इसे क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो आप देखिए प्रोडक्ट कितने हैं, तो आप कहोगे कि सर यहाँ तो प्रोडक्ट एक ही है, लेकिन वहीं एरो की यहाँ पर टेल है, टेल के इधर कौन है, रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट कितने हैं, तो आप कहोगे सर यहाँ प्लस का साइन एक लगा, यानी दो चीजें ऐड हो रही हैं, तो दो क्या है, रिएक्टेंट है, लेकिन प्रोडक्ट सिंगल है। इस वजह से इसे अपन कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे, क्योंकि दोनों कंबाइन हो गए ना, इसलिए इसका नाम क्या आ गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल है आपका फॉर्मेशन ऑफ वाटर, यानी कि जो पानी होता है इसका फॉर्मेशन भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन के थ्रू ही होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि समझिए ये आपका एरो, एरो का हेड यहाँ है, हेड के इधर वालों को कहते हैं प्रोडक्ट, है ना, और एरो की टेल यहाँ है, टेल के इधर वालों को कहेंगे रिएक्टेंट। तो देखिए रिएक्टेंट कितना है, तो आप कहोगे कि रिएक्टेंट एक तो हमारा हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, दोनों हो रहे हैं प्लस, दोनों क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। तो इसे क्या कहेंगे, यहाँ पर कहेंगे कि ये प्रोडक्ट सिंगल होने की वजह से इसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। साथ ही साथ आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, जो मैंने ब्रैकेट में आपको दिखाया ना, जी, यानी कि गैस स्टेट है। वहीं ऑक्सीजन की फिजिकल स्टेट क्या है, ये भी गैसीय स्टेट है। और जबकि जो पानी जो फॉर्म हुआ वो एल लिया है, एल का मतलब लिक्विड स्टेट में ये कन्वर्ट हो गया। तो प्रोडक्ट सिंगल बनने की वजह से क्या बोला अपन ने, इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसी तरीके से फॉर्मेशन ऑफ सेलेक्ट लाइम, अगर आपने सेलेक्ट लाइम जो होता है उसको फॉर्म करोगे तो वो भी आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एग्जांपल होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि समझिए ये आपका एरो, इस एरो का हेड यहाँ, हेड के इस साइड में जो होते हैं इसे क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कितने हैं, तो आप देख सकते हो CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि यहाँ पर प्रोडक्ट तो जो है वो सिंगल है, ओनली वन है। जबकि CaO प्लस, यानी कि प्लस हो रहा है किसके साथ, H2O यानी वाटर के साथ। तो ये यहाँ पर देख सकते हो कि टेल की इधर वालों को रिएक्टेंट कहा था, और रिएक्टेंट कितने हैं, रिएक्टेंट है अपने 2 और प्रोडक्ट है सिंगल, इसलिए ये भी फॉर्मेशन ऑफ सेलेक्ट लाइम किसका एग्जांपल हुआ, ये भी अपना कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही हुआ। क्विक लाइम जो होता है उसका फॉर्मूला CaO होता है, और वहीं पर CaOH का होल ट्वाइस जो होता है ये सेलेक्ट लाइम का होता है, ठीक है। और साथ साथ इनकी स्टेट क्या है, इसकी फिजिकल स्टेट सॉलिड है, इसकी लिक्विड है। जबकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसकी स्टेट एक्वस है, एक्यू यानी एक्वस है। नाउ अगले पेज की तरफ मूव करते हैं। तो नाउ अब ये है आपकी डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होती है कि ए डीकंपोजिशन रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज ए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर अपन किसी भी डीकंपोजिशन रिएक्शन को केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में क्या करें, डिफाइन करें, तो इन विच अंडर सुटेबल कंडीशन, तो उसे हमें कुछ स्टेबल कंडीशंस देनी होती हैं। और तब ऐसे में वन सिंगल रिएक्टेंट जो होता है, एक सिंगल रिएक्टेंट इसमें होना चाहिए, वो स्प्लिट हो जाएगा इनटू 2 और मोर देन प्रोडक्ट्स। समझिए यहाँ ये आपका क्या है, ये आपका एरो है, हमेशा की तरह एरो के हेड साइड में जो होते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे प्रोडक्ट कहते हैं, और उसकी टेल जो होती है उस साइड में वाले को क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। तो इसमें कहा कि डीकंपोज रिएक्शन के लिए सिंगल रिएक्टेंट होना चाहिए, तो रिएक्टेंट तो इधर है, क्या ये सिंगल है, जी हाँ ये अकेला है, तो इसका मतलब ये अकेला होने से डीकंपोज कर सकते हैं, यानी इसको स्प्लिट कर देंगे, यानी तोड़ देंगे। तो हेड साइड में अपने देखा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट 2 और मोर होना चाहिए, तो ये देखिए यहाँ पर 2 आ गए ना, वाई और जेड की फॉर्म में एक्स से स्प्लिट हो गया। तो यानी कि जब सिंगल तो क्या हो, रिएक्टेंट हो, और 2 और मोर प्रोडक्ट हो, तो ऐसे में डीकंपोजिशन रिएक्शन उसे कहा जाता है। तो ऐसे में साथ साथ में आपसे कहा गया कि इसमें एक स्टेबल कंडीशन होनी चाहिए। ये स्टेबल कंडीशन क्या है, तो ये स्टेबल कंडीशन होती है कि आप उसे हीट से तोड़ सकते हो, आप उसे इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ सकते हो, या फिर सनलाइट से। तो वो जो अपन सनलाइट, हीट या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हैं, वही डीकंपोजिशन रिएक्शन के लिए स्टेबल कंडीशन कही जाती है। और उसी के आधार पर डीकंपोजिशन रिएक्शन को हमारी एनसीईआरटी ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो है टाइप्स ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन में देखें तो थर्मल डीकंपोजिशन, एक आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन, अगला है फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो आपको यहाँ पर ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। थर्मल का मतलब क्या होता है, जैसे आपने थर्मस देखा ना, वो क्या करता है, हीट को बाहर नहीं निकलने देता, जिससे अपनी चाय वगैरह क्या रहती है, एनी टाइम गर्म रहने की कोशिश रखती है। तो थर्मल का मतलब इसे अपन हीट देंगे,
क्या करेंगे, जब अपन कोई सुटेबल कंडीशन में हीट देके किसी चीज को डीकम्पोज कर दें यानी कि स्प्लिट कर दें तो उसे थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। अगर अपन इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, क्या बोल रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू अगर स्प्लिट करेंगे तो उसे डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। वहीं पर अगला है फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन, यानी कि अगर सनलाइट दें, क्या दें, सनलाइट दें और उससे अगर अपन ने डीकम्पोज करेंगे किसी भी रिएक्टेंट को तो उसे फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। ये नेम जो फोटोलाइटिक है ये भी अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से ही इसका नेम पड़ा हुआ है, फोटोसिंथेसिस से। क्यों, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू ही तो प्रिपेयर करते हैं, तो यानी वहीं से ये नेम उठा के फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोला गया है। तो सुटेबल कंडीशन कितनी होती है, 3 होती हैं। क्या क्या, हीट हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, फिर सनलाइट हो सकती है। और उन्हीं के आधार पर डीकम्पोजिशन रिएक्शन को फिर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं कि थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन को डिफाइन कीजिए, उसका एग्जांपल दीजिए इस टाइप से, तो सबसे पहले अपन देखते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है कि व्हेन डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जब अपन को डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है तो वो कैरी आउट बाय हीटिंग, तो उस रिएक्शन को अगर अपन कैरी आउट करें हीट के द्वारा, मैंने बताया था ना कि हीट के थ्रू जो करेंगे उसे थर्मल रिएक्शन कहेंगे। तो इसका एग्जांपल लिया, जैसे देखिए FeSO4 है, ये एरो दिया, फिर Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 आ गया। तो सबसे पहले समझिए क्या ये डीकम्पोजिशन है, चेक करते हैं। देखो ये आपका एरो, एरो का हेड यहाँ है ना, हेड यहाँ है तो इस साइड वालों को कहेंगे प्रोडक्ट, ठीक है जी। और इसकी ये टेल है, टेल के इधर वालों को क्या कहेंगे, इधर वालों को कहेंगे रिएक्टेंट। तो डेफिनेशन में कहा गया था कि सिंगल रिएक्टेंट, तो टेल यहाँ, टेल के इधर रिएक्टेंट, क्या वो सिंगल है, देखिए FeSO4 है यानी एक सिंगल रिएक्टेंट है, बिल्कुल सिंगल है। फिर स्प्लिट इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट, क्या 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं, बिल्कुल है। आप देख सकते हो यहाँ पर हेड था, हेड के इधर वालों को मैंने प्रोडक्ट बोला है, प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट तो ये है Fe2O3 प्लस एक प्रोडक्ट है SO2 प्लस एक प्रोडक्ट है SO3, यानी कि 3 प्रोडक्ट अपने को यहाँ पर मिल रहे हैं सिंगल प्रोडक्ट से। इट मींस ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन तो है, लेकिन डीकम्पोजिशन में अपने सुटेबल कंडीशन क्या दी, तो सुटेबल कंडीशन जो एरो होता है इसके ऊपर लिखी जाती है। तो एरो के ऊपर यहाँ अगर आप देखो तो कभी कभी हमारी बुक में हीट लिखा मिलेगा और कभी कभी हमें ओनली फॉर एक ट्राइंगल ऐसे गिवन कर देंगे। इस ट्राइंगल का मतलब भी वही है कि ये हीट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि अपन जब केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो उसे सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या कर रखा है, एक ट्राइंगल को रिप्रेजेंट किया है जो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, जो हीट को ही इंडिकेट कर रहा है। तो ये हीट की वजह से स्प्लिट हुआ है FeSO4 जो था वो 3 प्रोडक्ट के अंदर, इस वजह से हीट देने से अगर ये डिकम्पोज हुआ तो इसे कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, आपके एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जब FeSO4 है उसका जो रिएक्टेंट है उसको आप स्प्लिट करो हीट के थ्रू, तो उससे बनने वाला जो प्रोडक्ट था Fe2O3 यानी कि फेरिक ऑक्साइड, उसका कैसा कलर होगा। तो आपको एग्जाम में लर्न करना पड़ेगा, डायरेक्ट रेड ब्राउन कलर होगा। Fe2O3 का कैसा कलर होगा, रेड ब्राउन कलर। ऐसे ही Fe2SO4 जो रिएक्टेंट लिया था उसका कलर कैसा है, उसका कलर है ग्रीन कलर। कैसा है, ग्रीन कलर। ओके, तो हमें यहां से भी इन क्वेश्चनों को देखना होगा ताकि हमारा 1 मार्क्स भी चैप्टर से ना छूटे। ओके, तो अगले पेज पे बढ़ते हैं। अपना जो हीट वाला जो था थर्मल डिकम्पोजिशन का था उसका नेक्स्ट एग्जांपल भी है CaCO3 यानी जिसको लाइमस्टोन कहा जाता है। तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट लर्न कर लो कि लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3। ठीक है, इसके एरो पे अपन ने ये दे दिया ट्राइंगल, ट्राइंगल का मतलब मैंने बताया था हीट दे दिया, और ये बनाता है CaO यानी क्विक लाइम बनाता है प्लस में CO2। तो आप समझिए कि हीट तो अपन ने यहाँ दे दी, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ देखें ये अपना एरो का हेड है, यानी ये वाले जो है इधर साइड को प्रोडक्ट कहेंगे और इधर वाली साइड को अपन रिएक्टेंट कहेंगे, क्योंकि ये इसकी टेल थी, टेल के लेफ्ट में यही है। यहाँ देखिए CaCO3 यानी सिंगल रिएक्टेंट है और टूट कितने प्रोडक्ट रहे हैं, 2 प्रोडक्ट्स। तो जब 2 प्रोडक्ट बने एक सिंगल रिएक्टेंट से उसे क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और ऊपर यहाँ एरो के ऊपर अपनी थी हीट, तो इसलिए इसे क्या कहेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही एग्जांपल। ओके, नाउ अगला एग्जांपल है अपना 2PbNO3 और फिर 2 है, यानी कि ये एरो जो था इसका यहाँ क्या है, टेल है, और टेल की इधर वालों क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट कितने हैं, सिंगल। ये एरो है, इसकी इधर देखें तो प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट कितने हैं, तो प्रोडक्ट है अपने कितने, 3 प्रोडक्ट हैं। तो यानी ये भी कौन सी रिएक्शन होगी, डिकम्पोज रिएक्शन। यहाँ पर क्या दिया है, हीट, यानी कि हीट की वजह से इसका नेम क्या रख देंगे,
थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आप इन एग्जांपल्स को डायरेक्ट लर्न भी कर सकते हो या फिर एक डेफिनेशन और एक एग्जांपल जरूर लर्न रखें ताकि एग्जाम में आप इसके आंसर इजीली कर सको। नाउ अगला है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो मैंने बताया था ना, इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। किसके थ्रू? इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू अगर अपन किसी को स्प्लिट करेंगे तो उसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसमें है कि वेन decomposition reaction is carry out by passing electricity। अगर हम क्या करें कि किसी भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन को इलेक्ट्रिसिटी पास करवा के अगर करेंगे तो उसे इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। जैसे आपके एनसीईआरटी के अंदर एक डायग्राम भी दे रखा है, उसके मुताबिक क्या है कि जब वाटर मॉलिक्यूल जो है यानी कि उसको स्प्लिट करें इलेक्ट्रिक करंट देकर तो वो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए इसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, समझिए ध्यान से कि ये आपका एरो था, एरो का हेड यहाँ था, इस साइड में आपका प्रोडक्ट हो गया, ये आपका एरो की टेल है, तो इस साइड वाले रिएक्टेंट हो गई, है ना। तो रिएक्टेंट कितने हैं? रिएक्टेंट सिंगल है और प्रोडक्ट कितने हैं? 2 हैं। तो यानी कि प्रोडक्ट 2 सिंगल रिएक्टेंट, इस वजह से हो गई ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और एरो पे अपने को दिख रही है सुटेबल कंडीशन क्या? इलेक्ट्रिक करंट। तो यानी कि इलेक्ट्रिक करंट से जब डीकम्पोज करें तो इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। अगर आप इसे उल्टा पढ़ोगे यानी कि मैंने क्या किया, H2 प्लस O2 ले लिया, है ना, ये जो प्रोडक्ट था इसको ले लिया और यहाँ पर मैंने H2O बना दिया यानी वाटर बना दिया, तो यहाँ प्रोडक्ट कौन हो गया? तो प्रोडक्ट आपको पता है कि इस साइड में पानी है, कौन है? वाटर मॉलिक्यूल है, जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो गैसें हैं। तो इसमें टेल यहाँ है तो इस साइड वाले रिएक्टेंट हो गए और ये प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हमें पता लग रहा है क्या कि रिएक्टेंट है अगर वो सिंगल हो और प्रोडक्ट डबल हो तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, लेकिन अगर रिएक्टेंट डबल है और प्रोडक्ट सिंगल है तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो ये आपके क्वेश्चन भी है, एग्जाम में आता भी है काफी बार कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अपोजिट है, क्यों है उसको रीजन देना होता है। तो यहीं से हम इन एग्जाम्पल के थ्रू उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो मैंने आपको बताया था कि फोटोलाइटिक यानी कि सनलाइट के थ्रू, यानी सुटेबल कंडीशन कौन सी है? सनलाइट है, बताया था ना मैंने। और इसको फोटोलाइटिक क्यों बोला? क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू एक तरीके से ये हो रही है, तो इसलिए इसको फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है कि व्हेन डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरी आउट, कि ऐसी कोई डीकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें कैरी आउट करें किससे? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। इट इज कॉल्ड फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो सबसे पहले समझिए, ये आपका एरो मैंने एग्जांपल में दिया है, तो यहाँ एरो का है हेड, हेड के इधर वालों को क्या बोलते हैं? इधर वालों को बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है जी। और ये इसकी टेल, टेल के इधर वालों को क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है रिएक्टेंट। तो डीकम्पोजिशन की डेफिनेशन क्या थी? सिंगल रिएक्टेंट। तो हाँ देखिए AgBr है यानी सिंगल रिएक्टेंट है, वहीं पर Ag प्लस Br2 यानी कि डबल प्रोडक्ट है। कितना है? डबल प्रोडक्ट है। तो डीकम्पोजिशन का तो एग्जांपल है। क्या हमने सुटेबल कंडीशन में सनलाइट दी है? तो आप देख सकते हो एरो पे क्या लिखा है? ये सनलाइट लिखा है। तो इट मींस ये फोटो से प्रोसेस को ही शो कर रहा है, तो इसलिए इसको फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोला गया है। ओके, तो इस तरीके से अपन फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन को भी इजीली समझ सकते हैं। नाउ अगले एग्जांपल को देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। जैसे कि अपना अगला एग्जांपल दिया हुआ है क्या? AgCl और यहाँ पर सुटेबल कंडीशन है सनलाइट। तो ये जो AgCl है यानी कि यहाँ टेल था, तो ये यहाँ पर रिएक्टेंट साइड कितने हैं? रिएक्टेंट सिंगल रिएक्टेंट है। और यहाँ पर ये हेड, हेड के इधर वाले प्रोडक्ट, कितने प्रोडक्ट हैं? 2 प्रोडक्ट हैं। तो यानी कि जब डबल प्रोडक्ट या ट्रिपल प्रोडक्ट आए लेकिन सिंगल रिएक्टेंट से, तो डीकम्पोजिशन कहते हैं। और सुटेबल कंडीशन में अगर सनलाइट हो तो उसकी वजह से फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। बिल्कुल ये है। और साथ साथ में आपके एग्जाम में भी डायरेक्ट पूछा जाता है, ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी रिएक्शन भी कहा जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हो जाता है कि राइट द ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी रिएक्शन, तब आपको ये बताना होगा कि AgCl जो होता है इसको जब सनलाइट की प्रेजेंस में स्प्लिट करवाया जाता है तो ये Ag यानी सिल्वर में, Cl2 यानी क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट अबाउ रिएक्शन यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, जो अपन ने पहले भी पढ़ी थी ना, AgBr और सनलाइट की प्रेजेंस में, है ना, और Ag प्लस Br2, तो वो रिएक्शन और ये वाली दोनों रिएक्शनों को ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी रिएक्शन कहा जाता है। और यहाँ पर जो सिल्वर क्लोराइड था ये टर्न कर लेता है ग्रे कलर में। ओके, तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी रिएक्शन बताइए, तो आप ये वाला और ये वाला एग्जांपल लिख सकते हो।
साथ में फिजिकल स्टेट जरूर लर्न कर लिया करो। AgCl की स्टेट कौन सी है? सॉलिड। यहाँ पर Ag की सॉलिड स्टेट है यानी सिल्वर की, जबकि क्लोरीन क्या है? गैसियस फॉर्म में है। तो यहाँ पर अपनी खत्म हो जाती है डीकंपोजिशन रिएक्शन और उसके टाइप्स। अगला टाइप था अपना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो एक केमिकल रिएक्शन का ही पार्ट है इन विच ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट, कि मोर रिएक्टिव का मतलब जो ज्यादा पावरफुल है, डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव, वो कमजोर को क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा फ्रॉम इट्स कंपाउंड। आप इसे ऐसे समझ लीजिए कि दो इंसान हैं, एक तो वीक है और एक पावरफुल है। तो वीक वाला को क्या होता है, वो पावरफुल को कहीं से भगा नहीं सकता, लेकिन पावरफुल क्या करेगा? उस वीक इंसान को वहां से भगा देगा। तो ऐसा ही कुछ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है। जैसे समझिए कि ये जो एरो है, ये आपका एरो है, इस एरो का हेड यहाँ, हेड की इस साइड को क्या कहें? इसे कहेंगे प्रोडक्ट। क्या कहेंगे? प्रोडक्ट। जबकि इस साइड में जो ये टेल है, टेल की इधर वालों क्या कहेंगे? रिएक्टेंट। यही कहेंगे ना। तो आप देखिए इसमें रिएक्टेंट कितने हैं? रिएक्टेंट अपने 2 हैं। प्रोडक्ट कितने हैं? प्रोडक्ट भी 2 है। तो इसका मतलब अगर यहाँ सिंगल रिएक्टेंट होता तो, और यहाँ पर डबल या ट्रिपल अपने प्रोडक्ट होते तो अपन डीकंपोजिशन रिएक्शन बोल देते, या फिर इधर रिएक्टेंट डबल ट्रिपल होते, सिंगल प्रोडक्ट होता तो इसे कॉम्बिनेशन बोल देते। तो इस बार इसे कॉम्बिनेशन या फिर डीकंपोजिशन तो नहीं बोल सकते। लेकिन समझने की बात यह है कि यहाँ जो ये आयरन था, इसने CuSO4 जो था, इस SO4 को अपने पास रख लिया। क्या कर लिया? अपने पास रख लिया। किया ना। देखिए Fe तो ये था Fe, इसका SO4 इसके साथ आ गया, और साथ ही साथ जो कॉपर था ये बेचारा सिंगल हो गया। क्या हो गया? सिंगल। तो इस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला गया। क्यों? क्योंकि आयरन है वो मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर, तो उसने कॉपर को डरा धमका के उससे उसका SO4 छीन लिया। तो ऐसा काम जब केमिकल रिएक्शन करती हैं तो उसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ध्यान रखना, अगर आपको ऐसा लिखा मिल जाए कि मान लीजिए Cu प्लस FeSO4, फिर मान लीजिए एरो दे दिया, फिर बोल दिया कि Fe और प्लस CuSO4, ओके, तो आप इसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि यहां समझने की जरूरत यह है कि कॉपर है वो तो सिंगल है, और इस कॉपर के साथ इधर आके SO4 ज्वाइंट हो गया, और आयरन है वो सिंगल हो गया, यानी कि कॉपर ने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्या नहीं है? पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कॉपर है वो लेस रिएक्टिव है एज कंपेयर टू आयरन, तो आयरन इससे कभी दूर नहीं जाएगा। तो ऐसे में हमें कैसा पता लगे कि ये रिएक्शन सही है और ये गलत क्यों है? तो इसके लिए हमें अपना चैप्टर जो 3 है उसके अंदर एक रिएक्टिविटी टेबल दी रखी है मेटल्स की, वो हमें लर्न करनी होगी। जैसे वो कुछ इस प्रकार से है ना। तो मोर रिएक्टिव कौन होता है? सबसे ज्यादा मोर रिएक्टिव है पोटासियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। तो यानी कि गोल्ड जो है वो सबसे लेस रिएक्टिव होता है, और पोटासियम है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो हमें ये लर्न करनी है टेबल, ताकि अपन इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाए। वरना ऐसी इक्वेशंस वहां लिखी मिलेंगी और आप एग्जाम में सोचोगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि इस पे रीजन्स और असरेशंस के जो क्वेश्चन आते हैं ना आपके एग्जाम में, वो आप गलत कर बैठोगे। तो इसे आप टेबल को लर्न रखना। जैसे याद करने की टेक्निक भी मैं बता दूं, ये आपका के लिखा है यानी कैटरीना, एन का मतलब ने, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कैटरीना, एन का मतलब ने, सी का मतलब कार, MG का मतलब मांगी, ठीक है, AL का मतलब अल्टो। कौन सी कार मांगी? अल्टो। और ये जैन, और एक गाड़ी क्या आती है? फरारी। क्या आती है? फरारी। फिर उसके बाद में इसको स्प्लिट कर दिया, आगे वाले लिया PB यानी पंजाब, PB यानी क्या है? पंजाब। और H यानी है, H यानी है। कॉपर का ले लिया मैंने कसूता। क्या ले लिया? कसूता। और फिर यहां लिख दिया मैंने लेड, सिल्वर और गोल्ड। तो आप इसे ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हो। क्या? यहाँ पर ट्रिक अपनी कुछ इस तरीके से है कि कैटरीना ने कार मांगी अल्टो जीन फरारी, पंजाब है कसूता, लेड सिल्वर गोल्ड। यानी कि पंजाब है वहां पर क्या है? सोने चांदी का अपना मंदिर है, टेम्पल है। कौन सा? जो आपने अमृतसर में सुना होगा ना, वो वाला। तो पंजाब है कसूता, लेड सिल्वर, सिल्वर यानी चांदी, गोल्ड, गोल्ड यानी सोना, सोने चांदी जैसा। तो इस टेक्निक से आप रिएक्टिविटी
सीरीज जो थी इस टेबल को लर्न भी कर सकते हो। कैटरीना ने कार मांगी अल्टो जीन फरारी, पंजाब है कसूता लेड सिल्वर गोल्ड जैसा। ओके, तो इस तरीके से आप इस ट्रिक को यूज में लेकर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को इजीली लर्न कर सकते हो। ओके, उसके बाद में अगले पेज पर अपन पढ़ते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अब बारी आती है अपनी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, यानी डिस्प्लेस तो होगा लेकिन वो डबल होगा, यानी एक दूसरे का एक्सचेंज होगा। जब सिर्फ एक का एक्सचेंज हो दूसरे का ना हो तो उसे तो कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, लेकिन दोनों की अदला बदली हो तो उसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन क्या है कि ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट एक केमिकल रिएक्शन का ही टाइप है, इन विच इसके अंदर द एक्सचेंज ऑफ आयंस, यानी आयंस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, टेकन प्लेस बिटवीन द रिएक्टेंट टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट, यानी कि जो नया प्रोडक्ट बनता है उनके बीच। तो आप समझ सकते हो कि ये अपना कोई एरो की यहाँ हेड की साइडों को बोलते हैं प्रोडक्ट, और इस यहाँ पे टेल की साइड को बोलते हैं रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट में आप देख सकते हो Na2SO4 है, प्लस में BaCl2 है, और इधर है प्रोडक्ट साइड में BaSO4 और NaCl। तो देखिए Na2 और SO4 है, इसके अंदर ये Na तो है पॉजिटिव, क्या है, पॉजिटिव आयन है, और SO4 कौन है, वो आपका नेगेटिव आयन है। ऐसे ही BaCl2 के अंदर Ba तो आपका पॉजिटिव आयन और Cl क्या है, नेगेटिव आयन। तो इसका पॉजिटिव आयन इसके नेगेटिव के साथ ज्वाइन हो जाएगा, यानी कि सोडियम ने इस बेरियम का क्लोरीन ले लिया। कौन सा आयन ले लिया, नेगेटिव आयन। तो आप देख सकते हो कि सोडियम ने क्लोरीन को लिया है, बदले में क्या किया, बदले में इसने अपना SO4 बेरियम को दे दिया, यानी BaSO4 आ गया। तो दोनों ने क्या किया कि इसके नेगेटिव को सोडियम ने ले लिया और इसके SO4 का जो नेगेटिव था उसने बेरियम ने ले लिया। जब दोनों में एक्सचेंज हो तो उसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। अगर एक के अंदर हो तो उसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, यानी इसके अंदर आयंस का एक्सचेंज होता है। ओके, उसके बाद में अगला अपना आता है डबल डिस्प्लेसमेंट के बाद ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब समझिए कि ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का मतलब कि अगर कहीं पर रिएक्टेंट जो है उस रिएक्टेंट में ऑक्सीजन का ऐड हो जाए, ध्यान रख लेना कि प्लस क्या हो, ऑक्सीजन, अगर किसी में ऑक्सीजन क्या हो जाए, ऐड हो जाए, वो भी किसमें, रिएक्टेंट में, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए रिएक्टेंट, या फिर किसी रिएक्टेंट से क्या हो, हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाए, तो भी आप उसे क्या कहोगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही कहोगे। यानी माइनस हो जाए हाइड्रोजन का या प्लस हो जाए ऑक्सीजन का तो उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा जाता है। आप समझ सकते हो, जैसे एग्जांपल के थ्रू C+O2 फिर इक्वल टू में है CO2। तो समझिए ये आपका एरो है, एरो का हेड यहाँ है, हेड के इधर वालों को प्रोडक्ट कहा जाता है, टेल यहाँ, टेल के इधर वालों को रिएक्टेंट कहें। तो इसके मुताबिक CO2 जो है ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के अंदर और रिएक्टेंट के अंदर फर्क देखें तो यहाँ कार्बन अकेला था, यानी रिएक्टेंट में कार्बन है और उसमें प्लस क्या हो गया, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि देखें तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। और मैंने बताया था ना कि जहां ऑक्सीजन ऐड हो किसमें, रिएक्टेंट में, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो रिएक्टेंट है वो कार्बन है और कार्बन के इधर प्रोडक्ट साइड में रिएक्टेंट ऐड हो गया, तो यानी इसको कहेंगे ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, सेम ऐसे ही नेक्स्ट में देख सकते हैं CuO2, दोनों इस एरो की इस टेल साइड में है, यानी कि दोनों को रिएक्टेंट बोल सकते हैं। वहीं हेड के इधर कॉपर ऑक्साइड है, यानी कि इस हेड की साइड में तो प्रोडक्ट कहेंगे। तो आप देख सकते हो कार्बन इधर सिंगल था और इधर जाकर इसमें क्या हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो आप देख सकते हो कि कॉपर जो वो रिएक्टेंट है क्योंकि टेल साइड में था और इधर प्रोडक्ट में आके ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो प्रोडक्ट साइड में जो ऑक्सीजन किसी में ऐड होता है तो उसे भी ऑक्सीडेशन कहते हैं। ओके, और इसी के अपोजिट होता है अपना रिडक्शन रिएक्शन, यानी इसमें उल्टा होगा, जहां ऑक्सीजन ऐड हो रहा है वो ऑक्सीजन आपका रिमूव होगा, जबकि हाइड्रोजन आपका ऐड हो जाएगा। यानी कि जब आपका ऑक्सीजन ऐड हो हाइड्रोजन रिमूव हो तब तो ऑक्सीडेशन, लेकिन अगर ऑक्सीजन रिमूव हो और हाइड्रोजन ऐड हो तो रिडक्शन, और वो भी किसमें, रिएक्टेंट में। तो यहाँ इसके अंदर देख सकते हैं कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किसमें, रिएक्टेंट में, तो उसे रिडक्शन कहेंगे। और वहीं पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और वो भी किससे, रिएक्टेंट से। अगर रिएक्टेंट से ऑक्सीजन का रिमूव होगा तब तो कहेंगे रिडक्शन, और अगर रिएक्टेंट में ऐड हो जाए हाइड्रोजन तब भी कहेंगे रिडक्शन।
ओके, इसका एग्जाम्पल देखते हैं अपन नेक्स्ट पेज पर। जैसे कि आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे कॉपर है ना, और ये हाइड्रोजन है, तो यहाँ इस एरो के टेल के इस साइड में है, तो इन दोनों को क्या कहूंगा, इन दोनों को मैं रिएक्टेंट बोलूंगा। वहीं हेड के इधर ये जो है, इनको क्या कहूंगा, प्रोडक्ट। आप देख सकते हो रिएक्टेंट में ये कॉपर ऑक्सीजन के साथ ऐड है, जबकि इधर ये जो कॉपर है जाकर सिंगल हो गया। क्या हो गया ये आप देख सकते हो, कॉपर सिंगल हो गया। जो ऑक्सीजन के साथ है ना, वो यहाँ से रिमूव हो रखा है। तो ऑक्सीजन किसी का हट जाना ही क्या होता है, रिडक्शन होता है। बताया था ना मैंने कि ऑक्सीजन जब माइनस हो जाए या रिमूव हो जाए, और जबकि हाइड्रोजन क्या हो जाए, प्लस, तो उसे रिडक्शन कहा जाता है ना। तो यहां से आप देख सकते हो हाइड्रोजन अकेला था, वो भी किस साइड में, रिएक्टेंट साइड में, और जबकि इधर जाकर इस हाइड्रोजन के साथ क्या अटैच हो रखा है, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन ऐड होने का मतलब इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो बस आप सिंपल याद रखिए कि ऑक्सीजन का प्लस होना या हाइड्रोजन का रिमूव होना तो होता है आपका ऑक्सीडेशन, और वहीं पर ऑक्सीजन का रिमूव होना या हाइड्रोजन का एडिशन होना होता है रिडक्शन। ध्यान रखना, जो आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अगर किसी रिएक्शन के अंदर दोनों प्रोसेस हो रहे हैं, तो यहां से मिलकर ही बनता है रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए रिडक्शन की स्पेलिंग में स्टार्टिंग में 3 लेटर क्या है, आर ई डी, रेड, यानी मैंने ले लिया आर ई डी, रेड। ओके, ऑक्सीडेशन के 2 लेटर ले लिए, ओ एक्स, और यहां पर लगा दिए, तो ये क्या नेम बन गया, रेडॉक्स। तो यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन अपने आप में बता रही है कि जहां पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो, तो उस रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन कह दिया जाता है। इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है, ए रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट, कि ऐसी कोई रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट अंडरगोज ऑक्सीडेशन, जिसका क्या हो जाए, ऑक्सीडेशन, वेयर एज द अदर गेट्स रिड्यूस्ड, जबकि दूसरी क्या हो, वो रिड्यूस हो जाए ड्यूरिंग रिएक्शन, आर टर्म्ड एज ऑक्सीडेशन रिडक्शन, या फिर शॉर्टकट में दोनों से मिलाकर क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोल देंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। सेम यही एग्जांपल रिपीट किया है, देख सकते हो, कॉपर था ऑक्सीजन के साथ, क्यूप्रिक ऑक्साइड था, और इधर जाके कॉपर क्या हो गया, सिंगल। तो ऑक्सीजन क्या हुआ इसका, यहाँ रिएक्टेंट से रिमूव हुआ है, यानी कॉपर का हो गया रिडक्शन। वहीं जिंक जो है, जिंक के अंदर यहाँ सिंगल था, है ना, और इधर जाके इसने क्या किया, ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच कर लिया। तो इसका मतलब आप उसका क्या कहोगे कि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है जिंक में, इसलिए ऑक्सीडेशन बोल देंगे। तो इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों देखने को मिल रहे हैं, इसलिए यहां से उठाया रेड, यहां से उठाया ऑक्स, और नेम क्या बना दिया, रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, तो इस तरीके से आप रेडॉक्स रिएक्शन को भी देख सकते हो। साथ ही साथ आप यहां समझ सकते हो कि जो जिंक है ये कॉपर से मोर रिएक्टिव है, इसलिए इसने ऑक्सीजन को अपने से ज्वाइन कर लिया, कॉपर को सिंगल कर दिया, और ऐसा करने वाले के रिएक्शन क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहा जा सकता है। ओके, अगला आता है अपना टाइप्स ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग हीट एनर्जी। अगर किसी रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो या फिर हीट रिलीज हो, उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन के 2 टाइप्स होते हैं, एक तो होता है एक्जोथर्मिक रिएक्शन और एक होता है एंडोथर्मिक। एक्जो के अंदर देखो ई एक्स लिखा है, क्या लिखा है, एक्जो में ई एक्स स्टार्टिंग लेटर, मैंने लगा दिया इट, क्या नेम बन गया, एग्जिट। यानी जहां पर हीट एग्जिट हो, एग्जिट का मतलब रिमूव हो, तो उसे एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। दूसरा है एंडोथर्मिक, इसमें हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। जहां हीट एब्जॉर्ब कर ली जाएगी जी रिएक्शन में, उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे, और जहां रिमूव होगी उसे एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। इसके एग्जाम्पल देखते हैं और साथ ही साथ डेफिनेशन नेक्स्ट पेज पे। ओके, तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, अभी मैंने बताया था ना कि ई एक्स ले लीजिए और आई टी लगा दीजिए, यानी एग्जिट, हीट क्या हो रही है, एग्जिट हो रही है, रिलीज हो रही है, अलोंग विद फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, और साथ ही साथ प्रोडक्ट भी कुछ बनता है। तो इस टाइप की हीट रिलीज होने वाली रिएक्शन को कहा जाता है एक्जोथर्मिक रिएक्शन। इसका एग्जांपल है आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, नेचुरल गैस को जब बर्न कर दे, यानी बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। तो ये नेचुरल गैस थी, ये मेथेन का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले कैसे बनते हैं ये अपन सीखेंगे 4th चैप्टर में। और इसको क्या कर दिया, बर्न। जब भी किसी चीज को बर्न करते हैं हमेशा ऑक्सीजन दिया जाता है, यानी मेथेन को दे दिया ऑक्सीजन, तो इधर लगाया इक्वल टू क्या क्या बन गया, CO2 और साथ ही साथ पानी, और हीट हो जाती है रिलीज। हीट रिलीज होने का मतलब एरो को आप ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हो, जिससे हमें पता लग जाता है कि यहां से हीट क्या हुई है, रिलीज हुई है। ओके, तो जब हीट रिलीज हुई तो कौन सी रिएक्शन हो गई, एक्जोथर्मिक। वहीं पर आप देख सकते हो कि मेथेन को जब वो जलाया तो CO2 वो भी गैस है,
और साथ ही साथ जो वाटर है वो भी गैसियस फॉर्म में है। वाटर की 3 स्टेट होती है ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो ये गैसियस स्टेट वाली है यानी वेपर स्टेट वाली है। अगला, रेसिप्रेशन इज ऑल्सो एन एक्जोथर्मिक रिएक्शन, यानी जो रेस्पिरेशन है इसमें भी हीट रिलीज होती है और इसीलिए इसे एक्जोथर्मिक रिएक्शन भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन भी अपने एग्जाम में पूछा था कि रेस्पिरेशन रिएक्शन है वो एक्जोथर्मिक क्यों है, ठीक है, जिसका डिस्कशन अपन आगे भी करेंगे। और साथ साथ यहाँ पर भी हल्का सा दे रखा है, जैसे C6H12O6 जो कि आपके ग्लूकोज का फॉर्मूला है। किसका है? ग्लूकोज का फॉर्मूला। अगर इसे अपन क्या करें, ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा दें तो इससे CO2 गैस प्लस वाटर और साथ ही साथ एनर्जी रिलीज होती है। तो इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन हो गई? ये भी एक्जोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। उसके बाद में आती है आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन आर केमिकल रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट एब्जॉर्ब हीट। मैंने बोला था ना कि जो आपके रिएक्टेंट होंगे वो हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू फॉर्म प्रोडक्ट। और वो भी एनर्जी कहां से लेंगे? सराउंडिंग से, इन्वायरमेंट से लेकर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और प्रोडक्ट देते हैं। जैसे कि सनलाइट है, जैसे सूरज की रोशनी होती है, आपको पता है उसमें हीट होती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन दोनों ने मिक्स होकर इसको एब्जॉर्ब कर लिया। किस हीट को एब्जॉर्ब किया? सनलाइट की हीट को। और प्रोडक्ट क्या बनाकर दे दिया? प्रोडक्ट हमें बनाकर दे दिया ग्लूकोज यानी C6H12O6 प्लस में 6O2 यानी प्लस में ऑक्सीजन गैस। आप समझ सकते हो ये जो प्रोसेस है आपके किसके अंदर? प्लांट के अंदर देखने को अक्सर मिलता है। तो इस तरीके से इसमें जो सनलाइट थी उस हीट को रिएक्टर ने एब्जॉर्ब करके प्रोडक्ट बनाया, इसलिए इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। नाउ आगे मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अगला जो अपना है वो है कोरोजन। तो कोरोजन जो है ये अपने जो मेटल होते हैं जब ये खराब हो जाते हैं, है ना, उनके ऊपर कोई दूसरी लेयर आ जाती है तो उसे कोरोजन कहते हैं। ध्यान रखना, जैसे आयरन होता है, कौन होता है? आयरन होता है यानी Fe। जैसे अपना सिल्वर होता है, कौन होता है? सिल्वर यानी Ag। जैसे अपना कॉपर होता है, कॉपर यानी Cu। अगर इनके ऊपर क्या हो कि इन्वायरमेंट से रिएक्ट करके कोई दूसरी लेयर अपने ऊपर क्या कर लें, एब्जॉर्ब कर लें, और जिससे इनकी वीकनेस आ जाए, इनके अंदर ये थोड़े कमजोर पड़ जाएं, तो इन्हें क्या कह सकते हैं? इन्हें कोरोजन कह सकते हैं। स्पेशली ध्यान रखना, आयरन जो है इसको अपन डेली लाइफ में ज्यादा यूज लेते हैं, इसलिए आयरन का वेस्ट होना, आयरन का वीकन होना ही कौन सी रिएक्शन होती है? ये आप रस्टिंग भी बोलते हो, यानी कि रस्ट हो गया यानी जंग लग गया। सुना होगा ये नाम तो आपने कि आयरन जो होता है इसको जंग लग जाता है, तो इसलिए रस्ट बोला जाता है। बाकी आयरन को जंग लगने को कोरोजन भी कह सकते हो। और साथ ही साथ सिल्वर या फिर जो आपका कॉपर होता है, अगर ये दोनों भी क्या हो जाएं, कोरोजन की वजह से कोई दूसरी अपर लेयर आ जाए तो इसे भी अपन कोरोजन कहेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, जो आयरन होता है इस पे रस्टिंग होता है, सिल्वर है इसके ऊपर क्या होती है? ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है, यानी ये काली पड़ जाती है। चांदी जो होती है ना अपनी, इसको सिल्वर बोला गया है, ये काली हो जाती है। वहीं कॉपर जो है जब ये कोरोइड हो जाएगा तो इसके लेयर आ जाती है ग्रीन कलर की। एग्जाम में हमें 1 मार्क्स में MCQ में क्वेश्चन देखने को मिलता है कि सिल्वर का अगर कोराइड प्रोसेस होगा तो उस दौरान उस पर कैसी लेयर आएगी? ब्लैक लेयर। वहीं कॉपर पर ग्रीन लेयर। ठीक है, तो यहाँ पर बताया कि वेन ए मेटल इज एक्सपोज्ड, अगर कोई मेटल है वो एक्सपोज्ड हो जाए टू मॉइस्चर, एयर यानी कि एयर से मॉइस्चर हो जाए या फिर किसी एसिड से एटसेट्रा फॉर सम टाइम, अगर कुछ समय से उनके कांटेक्ट में आए और वो एक्सपोज हो जाए तो उनके ऊपर एक लेयर आ जाती है हाइड्रेट ऑक्साइड की, और इज फॉर्म्ड, जिससे कि वो विच वीकन, वो वीक हो जाते हैं, कमजोर हो जाता है वो मेटल। हेंस मेटल इज सेड टू बी कोरोइड, और ऐसे में उस मेटल को क्या कहा जाता है कि वो कोरोइड हो गया, और दिस फिनोमेना इज नोन एज कोरोजन। ठीक है, इसके एग्जांपल मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। बाकी यहाँ पर दिया रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि आयरन का रस्ट हो जाना, जंग लग जाना। ऐसे ही सिल्वर का है ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, यानी ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाती है सिल्वर पर। ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, कॉपर पर ग्रीन कलर की कोटिंग होती है। अब बात आती है कि ये कोरोजन से वीक तो हो गए हमारे मेटल, लेकिन इनको प्रिवेंट कैसे करें, कोरोजन से इनको बचाएं कैसे? तो प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन कुछ यहाँ पर मेथड बताए गए हैं। बाय पेंटिंग, आप लोग अक्सर देखते हो घर में जो हमारे
आयरन वगैरह के डोर वगैरह लगे होते हैं उन पे अक्सर अपन क्या करते हैं, पेंट करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? ताकि वो मॉइस्चर एसिड उनके कांटेक्ट में आने से जो वीक हो गए वो लेयर उनकी कोरोजन की हटाई जा सके और जिससे वो दोबारा कोरोजन से प्रिवेंट हो सके। तो एक तो पहला प्रोसेस हो गया बाय पेंटिंग यानी पेंट करके। सेकंड है बाय अप्लाइंग ग्रीस और ऑयल, यानी कि अपन ने जो साइकिल, बाईसाइकिल, मोटरसाइकिल देखे होते हैं ना व्हीकल्स, इनके अंदर अपन ने देखा कि ग्रीस या ऑयल अक्सर मिस्त्री लोग जो होते हैं वो डालते हैं। तो वो भी किस लिए करते हैं? ताकि वो उनके टूल्स जो हैं मेटल्स के बने होते हैं वो कोरोजन से सेफ रह सके, प्रिवेंट हो सके। वहीं अगला जो मोस्ट इंपोर्टेंट है आईएमपी है ये आपका गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग ए थिन लेयर ऑफ जिंक मेटल ऑन आयरन, यानी कि लोहे के ऊपर, यानी लोहे का कोई मेटल है उसके ऊपर अगर डिपॉजिट हो जाए किसकी लेयर, जिंक की, तो इस प्रोसेस को कहेंगे गैल्वेनाइजेशन। तो जिंक की लेयर अगर अपन आयरन के ऊपर कोटिंग कर देंगे तो इसे ही गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस कहा जाता है। इसका ज्यादा डिस्कस आपके चैप्टर 3 में ज्यादा कर रखा है। वहीं पर टीन प्लांटिंग भी की जाती है और क्रोमियम प्लांटिंग भी की जाती है, यानी कभी कभी टीन और क्रोमियम की लेयर भी चढ़ा दी जाती है। और साथ ही साथ बाय अलोइंग इट, और कभी कभी अपन कुछ अलोय भी प्रिपेयर कर लेते हैं। जैसे आपको पता है ब्रास, ब्रास क्या है? आपका जो पीतल होता है वो, ये कॉपर, ये किसे, कॉपर और प्लस जिंक दोनों के मिक्सचर से प्रिपेयर किया जाता है। तो ब्रास एक क्या है? ब्रास एक अलोय है जो कि कॉपर और जिंक से मिक्स करके बनाया गया है। और इस अलोय से क्या होता है, ये इजीली कोरोइड नहीं होगा, इजीली कोरोजन प्रोसेस में नहीं हो पाएगा। ओके, तो ध्यान रख लेना अगर कोई मेटल क्या हो जाए, वीकन पड़ जाए वजह मॉइस्चर, एयर या एसिड के कांटेक्ट में आने से, तो उस प्रोसेस को कोरोजन कहा जाता है। ना अगले पेज पर अपन पढ़ेंगे रेंसिडिटी। अगर खाने पीने की चीजें जो होती हैं वो खराब हो जाएं तो कहेंगे रेंसिडिटी, और अगर मेटल खराब हो जाए तो कोरोजन। नाउ नेक्स्ट पेज पर देखते हैं अपनी रेंसिडिटी। रेंसिडिटी देखिए, व्हेन द सब्सटेंस कंटेनिंग ऑयल और फैट, यानी कि ऐसा कोई सब्सटेंस यानी जो अपने खाने पीने के मटेरियल होते हैं, सब्जी वगैरह, उसमें ऑयल और फैट होती है, आर एक्सपोज टू एयर दे गेट ऑक्सीडाइज्ड, यानी कि जो ऑयल और फैट से बने हुए मटेरियल होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, वो जब एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो ऐसे में वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। ऑक्सीडाइज मैंने बताया था ना पीछे, ऑक्सीडेशन होना, यानी उनके ऊपर ऑक्सीजन की लेयर आ जाती है एंड बिकम रेंसिड, और जिससे उनको रेंसिड कहा गया है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू विच देयर स्मेल, उनका जो स्मेल है, उनका जो टेस्ट है, एंड कलर, तीनों की तीनों वो चेंज हो जाते हैं। तो ऐसे कोई खाने पीने की चीजें जो ऑयल और फैट वगैरह से बनी है और एयर के कांटेक्ट में आने से अगर वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे तो देन उनकी स्मेल, उनका टेस्ट और कलर ये चेंज हो जाएगा, तो उन्हें रेंसिडिटी कहा जाएगा। ध्यान रख लेना, मेटल अगर खराब हो रहा है तो कोरोजन, और जबकि अगर कोई खाने पीने का फूड वगैरह खराब हो रहा है तो रेंसिडिटी। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना। और अब आता है रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के मेथड्स। जैसे अपने कोरोजन में पढ़ा था ना, ऐसे ही रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के मेथड हैं। एडिंग एंटीऑक्सीडेंट टू फूड, यानी जो हमारा खाना होता है उसमें ऑक्सीडेंट को हटाने वाले जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो ऐड किए जाते हैं ताकि खाना अपना लॉन्ग टाइम तक चल सके। जैसे ऑयल वगैरह के जो अपने अचार होता है, पिकल जो होता है ना, उसके अंदर अपन क्या करते हैं, विनेगर डाल देते हैं, तो वो एक तरीके से एंटीऑक्सीडेंट का ही वर्क कर रहा है ताकि वो रेंसिड ना हो, ताकि अपना जो पिकल है, जो अचार है, वो लॉन्ग टाइम तक खराब ना हो। ओके, नेक्स्ट आपका स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, यानी कि जो अपना फूड होता है उसे एयर टाइट कंटेनर जो होते हैं उनके अंदर स्टोर कर लें, तो इससे वो एयर के कांटेक्ट में ही नहीं आएंगे और जिससे वो लॉन्ग टाइम तक सेफ रह पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है रिफ्रिजरेटिंग फूड, यानी कि कभी कभी अपन फ्रिज जो होता है उसके अंदर भी फूड को स्टोर कर लेते हैं ताकि कोल्ड इन्वायरमेंट उनको मिल सके। और लास्ट वन है रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन, यानी कि कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनके अंदर जो एयर होती है उसको तो रिमूव कर ले दिया जाता है और उसकी जगह पर नाइट्रोजन गैस को फिल कर देते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल आपके एग्जाम में पूछा गया है काफी बार इसको, और यहाँ पर दिया है कि चिप्स मैन्युफैक्चरिंग फिल द पैकेट, कि जिस टाइम पे चिप्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है किसी पैकेट के अंदर, उस दौरान उस गैस नाइट्रोजन को भर दिया जाता है और जो आपकी एयर थी उसको रिमूव कर ले दिया जाता है। नेक्स्ट वन है आपकी रिएक्शन, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, तो इसे आप सिंपल समझ सकते हो क्या,
कि अगर अपन कोई भी रिएक्शन करेंगे तो उस टाइम पे उसके अंदर जो एक सॉलिड बच जाएगा उस रिएक्शन के अंदर, और वो भी इनसॉल्युबल हो किसमें, वाटर में, तो आप उसे प्रिसिपिटेशंस रिएक्शन कहोगे। जैसे कि एनी रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल सॉलिड, यानी कोई ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर इनसॉल्युबल सॉलिड हो। इनसॉल्युबल सॉलिड का मतलब जिसे प्रिसिपिटेट कहा जाएगा, इज फॉर्म्ड, अगर वो बन जाए तो उसे अपन प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। ओके, जहां इसके एग्जांपल अपन देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। जैसे आप प्रिसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल देख सकते हो कि Na2SO4 है, वो एक्वस फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में, और उसको रिएक्ट कराया BaCl2 से, है ना। तो इधर बना क्या, BaSO4 प्लस NaCl। तो ध्यान दो कि ये आपका एरो का इधर हेड, तो ये वाला बन गया प्रोडक्ट, और इधर वाला टेल की साइड में बन गया रिएक्टेंट। ठीक है, ये Na है, फिर ये 2 है, ये SO4 है, यानी Na पॉजिटिव है, SO4 नेगेटिव है। वहीं Ba जो है ये पॉजिटिव, Cl है वो नेगेटिव। यहाँ Ba पॉजिटिव, SO4 नेगेटिव, इसमें Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। ओके, तो ध्यान दें कि इसका पॉजिटिव पार्ट इस Cl के साथ ज्वाइन हो गया, यानी नेगेटिव के साथ ज्वाइन हो गया, और बदले में इसने इसको SO4 दे दिया ना। तो आप इसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हो। और साथ ही साथ इसके अंदर क्या हुआ कि Na2SO4 ये एक्वस फॉर्म में था। किस फॉर्म में था, एक्वस में। BaCl2 भी किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में। जबकि इस रिएक्शन से प्रोडक्ट जो बना BaSO4 वो अपना आ गया सॉलिड फॉर्म में, और सॉलिड भी कैसा, इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी कि वाटर में ये सॉल्युबल नहीं है। और इसी वजह से BaSO4 को कहेंगे प्रिसिपेट। क्या बोलेंगे, प्रिसिपेट। और इस रिएक्शन को बोल देंगे प्रिसिपेशन रिएक्शन। तो वाइट प्रिसिपेशन ऑफ BaSO4, ये जो था ना BaSO4 जो सॉलिड फॉर्म में, इज फॉर्म्ड, इसके अंदर ये बना है। सो इट इज कॉल्ड प्रिसिपेशन रिएक्शन। इसी रिएक्शन को प्रिसिपेशन रिएक्शन बोला गया है। अब एक अपन ने पीछे क्वेश्चन पढ़ा था कि जो रेसिप्रेशन होता है वो एक्जोथर्मिक रिएक्शन होता है, और मैंने आपको कहा भी था कि ये आपके एग्जाम ऑफ व्यू से क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा क्वेश्चन आ भी गया है आपके सामने कि व्हाई रेसिप्रेशन इज एन एक्जोथर्मिक रिएक्शन। तो इसका आंसर है कि रिएक्शन ऑफ रेसिप्रेशन इज कंसिडर्ड एज एन एक्जोथर्मिक रिएक्शन, कि रेसिप्रेशन रिएक्शन जो है उसको कंसिडर किया जाता है एक्जोथर्मिक रिएक्शन, बिकॉज इन रेसिप्रेशन, क्योंकि रेसिप्रेशन रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, जो आपका ग्लूकोज होता है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, टेक प्लेस विच प्रोड्यूस हीट, और उस दौरान उसमें हीट भी निकलती है। जैसे C6H12O6, ये जो आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला है, और 6CO2 ये ऑक्सीजन का है। ये एक्वस फॉर्म में था, ये ग्लूकोज फॉर्म में। दोनों ने क्या किया, रिएक्शन करके 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया, और प्लस में वाटर बना लिया, और साथ ही साथ हीट कर ली इसने रिलीज। इसीलिए रेसिप्रेशन जो होता है इसे एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। ओके, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नाउ नेक्स्ट वन है आपकी व्हाइट वॉशिंग, यानी ये रिएक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है, और इसकी एक्टिविटी बेस्ड इसके क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि व्हेन क्यूक्लाइम ने CaO जो होता है इसे क्यूक्लाइम कहा जाता है, रिएक्ट विद वाटर, यानी इसको पानी के साथ रिएक्ट करवा दिया, टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इस टाइम पे क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। समझिए अपन ने क्या किया, जो अपने घर पे अपन कली वगैरह करवाते हैं, पेंट वगैरह, उसके अंदर लेके आते हैं CaO, यानी कि जिसको क्यूक्लाइम कहा जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। और प्लस में अपन क्या करते हैं, इसको कर देते हैं पानी ऐड। घर में करते हैं ना, बाल्टी के अंदर डाल के पानी और कैल्शियम जो ऑक्साइड है उसको ऐड कर देते हैं। तो दोनों से जो प्रिपेयर होकर सॉल्यूशन बन जाता है वो अपना बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी CaOH का होल ट्वाइस, ये वाला बन जाता है। अब क्या करते हैं, कुछ समय बाद इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अपन वॉल के ऊपर पुट्टी कर देते हैं, है ना। अब यहाँ पे पेंट कर देते हैं। तो समझिए कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, इसको जब वॉल पे लगाया तो इन्वायरमेंट में जो अपना कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसके साथ ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो था, जो स्लैग्ड लाइम जिसको बोलते हैं, ये रिएक्ट करके ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। और साथ ही साथ जो वाटर होता है ये क्या होता है, धीरे धीरे वहां से वॉल के ऊपर से उड़ जाता है, वहां से रिमूव हो जाता है। तो तब 2 या 3 दिन बाद जब ये पानी सोख जाता है वहां से वॉल के ऊपर से, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट है इसके अंदर ग्लोइंग आ जाती है, शाइनिंग आ जाती है, यानी चमक आ जाती है। समझिए एक बार प्रोसेस, अपन ने किसी बकेट के अंदर, यानी ये कोई बाल्टी थी जिसके अंदर अपन ने CaO लिया, CaO यानी कि क्विकलाइम लिया, और साथ में इसके अंदर पानी पहले से अपन ने ऐड कर रखा था, और जो इसका प्रिपरेशन यानी कि जो एक घोल तैयार हो गया, इस घोल को क्या बोलेंगे,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसको उठाया और इसको अपन ने किसी वॉल के ऊपर लगा दिया, किसी दीवार के ऊपर। ओके, जब ये वॉल पर लगा देंगे तो यहां से क्या होगा, इस वॉल के ऊपर जब ये आएगा तो इन्वायरमेंट में जो CO2 है उसके साथ ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा और इस वॉल के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बना लेगा। और साथ ही साथ जो इसके अंदर नमी थी वाटर की फॉर्म में, वो 2 या 3 दिन बाद क्या हो जाएगी, सोखनी स्टार्ट हो जाएगी। और जब वो सूख जाएगी अच्छे से तो ये कैल्शियम कार्बोनेट साइनिंग करने लग जाएगा। ओके, देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट वेरी स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये स्लोली कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा। प्रेजेंट इन एयर, जो कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड है वो एयर में प्रेजेंट है, एंड फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट, और ऐसे में ये कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्म कर लेगा। दिस कैल्शियम कार्बोनेट गिव साइनिंग, ये जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट है वॉल को साइन करवा देगा। लुक टू वॉल्स आफ्टर 2 or 3 days ऑफ वाइट वॉशिंग, 2 या 3 दिन बाद। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ वाटर के जो मॉलिक्यूल्स थे वो सूख जाएंगे 2 या 3 दिन बाद, जिससे कैल्शियम कार्बोनेट साइनिंग करेगा। ओके, इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर एक बेहतरीन क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है अक्सर कि हाउ टू मेक केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, कि ये जो अपनी केमिकल इक्वेशन होती हैं इसको लिखने से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, कैसे मिलती है। तो देखिए, बाय इंडिकेटिंग द फिजिकली स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, सबसे पहले हम जो रिएक्शन लिखते हैं उसके अंदर से हमें उसकी फिजिकली स्टेट का पता चल जाता है। फॉर एग्जांपल्स, एस कहीं पर लिखा है इसका मतलब वो सॉलिड स्टेट को इंडिकेट कर रहा है, एल कहीं पर यानी कि लिक्विड स्टेट को इंडिकेट कर रहा है ना, और कहीं जी लिखा है यानी गैस स्टेट को, ए यानी एक्वस सॉल्यूशन स्टेट को इंडिकेट कर रहा है। जैसे इस रिएक्शन में देखिए यहाँ पर एस लिखा है तो हमें पता लग गया है कि कैल्शियम ऑक्साइड जो वो सॉलिड स्टेट में है। यहाँ देखिए H2 के आगे L लिखा है, इसका मतलब पानी जो है वो लिक्विड स्टेट में है। यहाँ पे AQ लिखा है, इट मीन्स ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म में है। तो इससे हमें पहले यही पता लग जाता है कि जो अपन ने यहाँ पर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट लिए हैं वो फिजिकल स्टेट किस में है। ओके, इसके अलावा बाय इंडिकेटिंग द कंडीशंस, और साथ ही साथ हमें इंडिकेटिंग भी मिल जाता है कि वो किस कंडीशन के ऊपर रिएक्शन हुई है। जस्ट लाइक हीट, जैसे मैंने पहले आपको बताया था ना कि अगर कहीं पर कोई एरो वगैरह डाल दें ऐसे तो उसे हीट कहते हैं, जिसके अंदर अपन ने पढ़ा था थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके अलावा अगर अपन यहाँ पर लिख देते हैं इलेक्ट्रिक करंट, है ना, तो ये क्या था, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके अलावा मैंने सनलाइट भी लिखा था, है ना, तो इसका मतलब ये सब अपन जो करते हैं हीट, प्रेशर, सनलाइट, कैटलिस्ट, ये सब कुछ कंडीशंस होती हैं जिनसे हमें पता चल जाता है कि इस रिएक्शन में कौन कौन सी कंडीशन दी गई थी। ये कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट वो एक कंडीशन है जहां पर ये खुद तो चेंज होता नहीं और दो के बीच में क्या कर देता है, रिएक्शन कन्वर्ट कर देता है, ये होता है कैटलिस्ट। आप समझ सकते हो कि इधर जो रिएक्टेंट होता है वो, और यहाँ जो एरो है इसके ऊपर अपन जैसे प्लेटिनम ले लें, है ना, इसके ऊपर अपन निकल ले ले, तो ये निकल प्लेटिनम वगैरह जो मैं ले रहा हूँ इन्हें कैटलिस्ट कहा जाता है। और यहाँ ये प्रोडक्ट प्रिपेयर कर देते हैं, लेकिन इस केमिकल रिएक्शन में ये प्लेटिनम निकल जो है कैटलिस्ट ये इन्वॉल्व नहीं होते। यह था प्यारे बच्चों आपका यह चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, और बिलीव मानिए अब आप 100 आउट ऑफ 100 इजीली गेन कर पाएंगे। और यही नोट्स PDF की फॉर्म में या फिर और अदर चैप्टर पर ऐसी ही वीडियो आपको चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। और वहीं अगर आप इन्हें नोट्स को PDF की फॉर्म में लेना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप लिंक को ज्वाइन कर सकते हो, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, या फिर आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF डाउनलोड का जो लिंक है वहां से क्लिक करके PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वहीं चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।